आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। एक और विश्व महामारी से अब तक जूझ रहा है, तो दूसरी ओर इसे जल्द ही जलवायु परिवर्तन से उपजी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की हाल ही जारी छठी जायज़ा रिपोर्ट AR6 के पहले भाग में चेताया गया है कि अब शायद की गुंजाइश नहीं रह गई है। वास्तविकता यही है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना जल्द ही करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में उसी की पुष्टि की गई है जो हम पहले से जानते हैं और अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, लेकिन क्या हम उनकी आहट सुन रहे हैं? क्या इन्हें टालने के लिए हम ज़रूरी कदम उठा रहे हैं? युवा जलवायु योद्धा ग्रेटा थनबर्ग और उनके समर्थक यही सवाल करते आए हैं। यदि जलवायु परिवर्तन के खतरे सामने आते हैं, जो कि आने ही हैं, तो हमारा भविष्य क्या होगा? दरअसल इस धरा के वारिस युवा हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि हम उन्हें कैसी विरासत सौंपेंगे। क्या हम कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर उम्मीद है युवाओं के यही सवाल बाकी लोगों को इस बारे में चेताएंगे। माता पिता की कंपनियों के बोर्ड रूम से लेकर मंत्रियों के कार्यालयों तक यह आवाज़ पहुंचेगी। दरअसल अगर हम बच्चों के स्वास्थ्य को प्रगति का पैमाना मान कर चलें, तो ही अपनी धरती को बचा सकते हैं। हम भविष्य के कर्णधार आज के युवाओं को एक भीषण गर्म भट्टीनुमा दुनिया नहीं दे सकते। पर्यावरण विघटन और विषाक्तता उनके जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसलिए विकास के ब्रह्मांड के केंद्र में उन्हें ही रखना होगा, जहां विकास का पैमाना उनका स्वास्थ्य हो। साफ सफाई का अभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके चलते वे कुपोषण, बीमारियों एवं गंभीर यहाँ तक कि मौत के शिकार हो सकते हैं। सैनिटेशन व्यवस्था सुधारनी होगी। अपशिष्ट निस्तारण और पर्यावरण की दृष्टि से पुनर्चक्रण पर विचार करना होगा। केवल शौचालय की संख्या गिनने से काम नहीं चलेगा। प्रदूषण स्तर डायरिया और मलेरिया के आंकड़ों पर नापें। इसके अलावा घरों के स्वच्छ ऊर्जा और शहरों में स्वच्छ हवा की बड़ी समस्या है, जो मुख्यतः बच्चों में बीमारियों का कारण है। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य के पैमाने पर ही स्वच्छ हवा और स्वच्छ ऊर्जा के विकास को मापना ठीक रहेगा। इसके अलावा निस्संदेह अच्छी और सार्थक शिक्षा जीवन बदल सकती है। ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि एक बालिका को शिक्षित करने से किसी देश की प्रजनन दर और जनसंख्या ग्राफ में बदलाव आने की शुरुआत होती है। शिक्षा से ही उपभोक्ता अधिक जागरूक होते हैं। अगली पीढ़ी अगर ऐसी ही जीवन शैली जारी रखे, तो धरती को बचाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह भी स्पष्ट है कि आजीविका महत्वपूर्ण है। मशीनीकरण के दौर में रोजगार की कमी से युवाओं में
असुरक्षा की भावना है। ऐसे कौन से कौशल हैं जो संसार को नया स्वरूप दें, जो जलवायु परिवर्तन संकट का कारण न बने? क्या हमने ग्रीन इकोनॉमी के लिए रोजगार गढ़े हैं? इस सवाल का जवाब न केवल भविष्य निर्माण में सहायक होगा, बल्कि वर्तमान को भी दुरुस्त कर देगा। इस तरह हम इस ग्रह के स्वास्थ्य को हमारे युवाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिहाज से माप सकेंगे। उम्मीद है हम ग्रेटा और उसके जैसे अन्य युवाओं को भरोसा दिला सकेंगे कि हम नया भविष्य गढ़ने की ओर प्रयासरत हैं, कल से नहीं आज ही से। युवा शब्द सुनते ही मन में एक ऐसी सक्रिय, नवोन्मेषी और गतिशील पीढ़ी की छवि उभरती है, जिसमें प्रेरणा, स्फूर्ति, ऊर्जा और कुछ करने की लगन होती है। देश के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्मरणीय है कि युवा पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया है। इसलिए देश निर्माण की बात उठने पर सबका ध्यान युवाओं की ओर ही जाता है। इस समय भारत की जनसंख्या में युवा समुदाय का अनुपात लगभग 34% है। तुलनात्मक दृष्टि से यह अनुमानित है कि भारत आगामी दशक में चीन से युवतर बन सकेगा। इस तरह भारत के लिए युव जन एक बड़ा अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। यह स्थिति देश के लिए अमूल्य संसाधन हो सकती है, बशर्ते युवा वर्ग को प्रशिक्षण दिया जाए। टोक्यो ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन से इस बात की बखूबी पुष्टि हुई है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि भारत के स्वतंत्र होने के करीब 7.5 दशक बाद भी आज हम कहाँ खड़े हैं? इस विषय में कुछ सरकारी आंकड़ों को देखना आंखें खोलने वाला होगा। आज औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 904 महिलाओं का है। महिलाओं की विवाह की औसत आयु बढ़कर 22.3 वर्ष हो गई है। औसत साक्षरता 73% है, जिसमें महिलाओं की औसत साक्षरता 64.6% है। चिंताजनक बात यह है कि जितने लोग आत्महत्या करते हैं उनमें से लगभग 33% युवा होते हैं। युवा वर्ग के स्वास्थ्य, उनके लिए संसाधन, प्रशिक्षण की सुविधा, रोजगार की उपलब्धता, नागरिक जीवन में अवसर आदि की स्थिति चिंताजनक है। सरकार इन मुद्दों को लेकर सक्रिय हो रही है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति बनी थी। ऐसे ही कुशलता और नवाचार की नीति भी 2015 में आई थी। कहना न होगा कि इन नीतियों के आलोक में कार्य की गति धीमी है। आज़ादी के बाद हर आँख के आंसू पोंछने की बात कही गई थी। इसके लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन का आह्वान भी किया गया था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कहा जा रहा था
कि बाहरी लोग वहाँ पर निवेश करेंगे और ज़मीनें खरीदेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि 2 साल में अभी तक सिर्फ 2 बाहरी लोगों ने ही कश्मीर के भीतर ज़मीनी खरीद की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अब ज़मीन खरीदने के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। सवाल यही है कि ज़मीन खरीद की प्रक्रिया आसान हो गई है तो लोग अभी घाटी की तरफ क्यों आकर्षित नहीं हो रहे हैं? क्या लोगों के मन में अभी भी कश्मीर में अनिश्चितताओं को लेकर कोई आशंका है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके हल खोजे जाने की आवश्यकता है। हालांकि घाटी को अनिश्चितताओं के माहौल से बाहर निकालने को लेकर सरकार के प्रयास नज़र भी आए हैं, लेकिन लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन्हें अधिक तेज करने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक स्थिरता का है। जम्मू और कश्मीर के साथ केंद्र शासित लद्दाख भी राजनीतिक तौर पर मजबूत होना चाहता है। यह तथ्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी दिखा है। केंद्र सरकार कई मौक़ों पर भरोसा दे चुकी है। वहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे और लोकतांत्रिक सरकार की सत्ता संभालेगी। उसी प्रक्रिया के तहत घाटी में विधानसभा सीटों का परिसीमन भी शुरू हो गया है, लेकिन जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, नई सरकार राज्य में जिम्मेदारी नहीं संभाल लेती है, तब तक बाहरी लोगों का भरोसा मजबूत होने की संभावना कुछ कम है। घाटी में आए दिन हो रही आतंकी घटनाओं ने भी लोगों का भरोसा थोड़ा कमज़ोर किया है। पिछले दिनों सतपाल निश्चल के साथ हुई घटना ने भी लोगों को वापस सोचने पर मजबूर किया। सतपाल को श्रीनगर में निवास प्रमाण पत्र मिलने के बाद उन्होंने दुकान और मकान खरीदने की पात्रता हासिल की थी और इसके विरोध में आतंकियों ने सतपाल को सरेआम गोली मार दी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती वहां पर मौजूद लोगों के साथ बाहरी लोगों के मन में विश्वास बहाली है। इसके सहारे ही नए कारोबारी और दूसरे लोग जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे और वहां पर विकास के सहयोगी बनेंगे। बाहर से लोग जाएंगे तो वे वहां कारोबार को बढ़ाएंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने में सहयोगी बनेंगे। ऐसे में सरकार को इन लोगों में तेजी से विश्वास बहाली के प्रयास करने चाहिए। अब तक दूसरी लहर के बारे में इतना नहीं जानते कि तीसरी लहर के लिए आसानी से भविष्यवाणी कर दें। लगता है देश धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर की भयावह स्मृतियों को भुला चुका है। मॉल में खरीदारों और पर्वतीय रिसोर्ट में पर्यटकों की भीड़ है। व्यापारिक गतिविधियां करीब करीब महामारी पूर्व काल जैसी ही रफ्तार पर हैं। ऐसे ही दृश्य मार्च में दूसरी लहर से ठीक पहले देखने को मिले थे और तो और उसी समय की तरह बहुत से भारतीय यह मानकर चल रहे हैं कि महामारी का भयावह स्तर खत्म हो गया है, परंतु हम फिलहाल निश्चिंतता के साथ यह मानने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरी लहर की भविष्यवाणी करने वाले महामारी मॉडल ही आगाह कर रहे हैं कि इसी माह कोरोना की एक लहर आ सकती है और देश इसके लिए वैसा तैयार नज़र
नहीं आ रहा जैसा बताया जाता है। इस अति आत्मविश्वास का कारण भी दूसरी लहर की भयावहता ही है, जिसने बहुत सारे भारतीयों को संक्रमण की चपेट में लिया, जिनमें कुछ हद तक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। सीधी सी बात यह है कि हम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा करवाए गए सर्वे की श्रृंखला से यह पता चलता है कि कितने भारतीयों में कोविड-19 के प्रति एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। देश के 28 में से 21 राज्यों में ऐसे 4 सर्वे किए गए, जिनमें 700 गांवों के 29,000 लोगों ने भाग लिया। जून जुलाई में हुए चौथे सर्वे के अनुसार देश के 2/3 लोगों को कोविड-19 हो चुका है। इसमें से करीब 24% को दिसंबर और जनवरी में कोरोना हुआ। जाहिर है कि अब भी 40 करोड़ भारतीयों में एंटीबॉडीज नहीं हैं। तीसरी या चौथी लहर आई तो महामारी में होने वाली मौतों की संख्या अत्यधिक हो सकती है। हालात यह है कि अब तक हमारे पास कोरोना मौतों के सटीक आंकड़े नहीं हैं। केंद्र सरकार करीब 5 लाख मौतों का दावा करती है, तो कुल मॉडल मौतों का वास्तविक आंकड़ा 20 से 30 लाख बताते हैं। अन्य लोग इससे भी अधिक की बात करते हैं। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोरोना काल में भारत में 34 से 47 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। हालांकि सारी मौतों का कारण प्रत्यक्षतः कोविड-19 नहीं रहा। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि दूसरी लहर कहाँ कितनी भयावह थी, तब तक हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि तीसरी लहर कैसी होगी। संक्रमण के मामले बढ़ने से पहले स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना होगा। बिना यह मालूम हुए कि अतीत में कौन कहाँ संक्रमित हुआ है, हम यह नहीं बता सकते कि अगली बार कहाँ और कौन संक्रमण की चपेट में जल्दी आ सकता है। भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाया है। स्टॉप।